Welcome to Edunachal, Daily Current Affairs series, and today is 27th of May. Knowledge boosters for all civil services exams. So let's start. Department of Atomic Energy to build India's first reactor on PPP model. So you are thinking कि what is PPP model? It's public-private partnership. In this model, कुछ इन्वेस्टमेंट पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट का होता है और कुछ इन्वेस्टमेंट प्राइवेट एंटरप्राइजेस का होता है. अगर गवर्नमेंट कोई भी एक मॉडल लेकर आती है, कोई स्कीम या कोई बड़ा काम करना चाहती है और उसमें प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को वेलकम करती है, उन्हें अलाउ करती है अपने फाइनेंस के लिए, तो यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहलाता है. बात करते हैं एटॉमिक एनर्जी की. तो एटॉमिक एनर्जी और एनर्जी ऑफ एटम्स इज एनर्जी कैरीड बाय एटम्स. एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये सभी चीजें बेसिकली हमें साइंस में पता है और आप यहाँ पे डायग्राम में इमेज में देख सकते हैं. ये रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है. बिकॉज द टर्म originated in 1903 when Ernst Rutherford began to speak of the possibility of atomic energy. यानी सबसे पहले रदरफोर्ड ने बताया कि एटम से हम एनर्जी कैसे बना सकते हैं. अब गवर्नमेंट एग्जैक्टली यहाँ पे क्या करने वाली है, तो एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड कुछ रिफॉर्म्स आने वाले हैं जिसके थ्रू एक पीपीपी मोड में एक रिसर्च रिएक्टर तैयार किया जाएगा जहां पर हम कुछ ऐसे आइसोटॉप्स तैयार करेंगे जो कि मेडिकल फील्ड में काम आ सके और फूड प्रिजर्वेशन में काम आ सके या दूसरे न्यूक्लियर सेक्टर में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसमें काम आ सके. यानी कि सभी पॉजिटिव वेव्स के लिए हम यहाँ पे काम करने वाले हैं इस मॉडल के थ्रू. क्योंकि आपने देखा होगा जैसे कि अल्ट्रासाउंड होता है या मेडिकल में कई सारी सर्जरीज में एटॉमिक एनर्जी की यूज होती है. टेक्नोलॉजी में भी अगर हम बात करें तो एटॉमिक एनर्जी काफी ज्यादा हेल्पफुल है. नेक्स्ट की पॉइंट्स की अगर बात करते हैं तो ये रिसर्च रिएक्टर डिजाइन किया जाएगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क के द्वारा. एंड दिस रिएक्टर विल डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन विच इज यूज्ड फॉर कैंसर ट्रीटमेंट इन इंडिया. डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इसके लिए फंड्स प्रोवाइड करेगी जो कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के थ्रू होगा. If we talk about radioisotopes, then these are radioisotopes which have an unstable atomic nucleus. Unstable atomic nucleus, okay? They discharge energy and particles when they change to a more stable form. So through this process, we get energy from atomic particles. Let's move forward. Punjab government declared to rename the Mohali International Hockey Stadium after triple Olympian and Padma Shri बलवीर सिंह सीनियर. हमने कुछ ही दिन पहले बात की थी कि बलवीर सिंह सीनियर जो कि इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर रहे हैं, उनकी डेथ हो गई है और उन्हीं के नाम पर गवर्नमेंट ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर ओलंपियन बलवीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम रखने का निर्णय लिया है. उन्हीं के नाम पर एक स्कॉलरशिप स्कीम भी जारी की जाएगी जिसके थ्रू जो मैरिटोरियस हॉकी प्लेयर्स हैं स्टेट के, पंजाब स्टेट के, उन्हें हेल्प किया जाएगा. तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम चेंज हो गया है और वो है ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर. ये 3 बार ओलंपिक मेडल इंडिया के लिए ला चुके हैं. And he was also the manager of 1975 World Cup winning Indian team and also won Padma Shri Award for Sports in 1957. तो basically ये सारी बातें हैं इनके लिए. महाराजा अवार्ड भी 2019 में इन्हें दिया गया था भारत सरकार के द्वारा. Let's move forward. NASA plans to send rover Viper on moon in 2023 to search for water. वाइपर से आप समझ सकते हैं कि वाइपर उसी जगह यूज किया जाता है जहां पे पानी की बात चल रही हो, राइट? तो उसी तरह से पानी यानी कि मून पे वाटर और आइस के कुछ साक्ष्य ढूंढने के लिए, कुछ यहाँ पर चांसेस जो है उसके लिए वाइपर रोवर नासा सेंड करेगी. और नासा क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि यूएसए की स्पेस एजेंसी है. ये एक फर्स्ट मोबाइल रोबोट है जो कि मून पे भेजा जाएगा.
in search of ice and other resources on and below the lunar surface. इस रोबोट का पूरा नाम क्या है? वॉलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर. दिस इज द फुल फॉर्म फॉर वाइपर. रिमेंबर दिस, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. बात करें इस मिशन की तो ये पार्ट है आर्टेमिस प्रोग्राम का, जो कि नासा का एक प्रोग्राम है जिसके तहत हमेशा से ही रोबोट्स और ह्यूमंस को मून एक्सप्लोर करने के लिए भेजा गया है कई बार. तो उसी प्रोग्राम के अंतर्गत वाइपर रोवर को भी मून पर भेजा जाएगा. ये पता लगाएगा कि मून पे एनवायरमेंट के क्या पोटेंशियल्स हैं, वाटर की अवेलेबिलिटी कैसी है, आइस की अवेलेबिलिटी कैसी है, और मून के साउथ पोल पे ये रिसोर्सेस का पता लगाएगा बेसिकली. ये आप देख सकते हैं, दिस इज वाइपर रोवर विच विल बी सेंट टू मून in 2023. Remember. Next, if we talk about NASA, then NASA is US space agency and it was started on October 1st, 1958 as a part of US government. And current CEO is James Frederick. Okay. Let's come forward. A76, world's largest iceberg, breaks off in Antarctica. ये आप इमेज देख रहे हैं. आइसबर्ग एग्जैक्टली जो फ्रोजन आइस फॉर्म में बड़े बड़े आइस के माउंटेन्स बन जाते हैं उन्हें हम आइसबर्ग्स बोलते हैं. अब सबसे ज्यादा आइसबर्ग्स की बात करें, ग्लेशियर्स की बात करें तो वो अंटार्कटिका में ही है. अंटार्कटिका में जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइसबर्ग है जिसका नाम है A76, वो टूट गया है. लोकेशन आप देख सकते हैं, रोन आइस शेल्फ, जो कि आपको यहाँ साउथ में आपको इमेज में दिख रही होगी. ये आपका रोन आइस शेल्फ है और ऊपर है वेडाल सी. तो वेडल सी और रोन आइस शेल्फ के बीच में A76 आइसबर्ग है जिसका एरिया काफी ज्यादा लार्ज है, 4320 स्क्वायर किलोमीटर. ये टूट गया है और इसके टूटने की वजह क्लाइमेट चेंज भी हो सकती है. अब प्रॉब्लम क्या है कि जब भी कोई आइसबर्ग पिघलता है, मेल्ट होता है, टूटता है, तो उस रीजन के आसपास जो भी कॉन्टिनेंट्स होंगे वहां के वाटर लेवल के बढ़ने की संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जिससे एडवर्स इफेक्ट वहां पे देखा जा सकता है. इफ वी टॉक अबाउट A76, तो आप यहाँ साइड में जो छोटा सा इमेज है ये आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली दिस किडनी शेप्ड इज अंटार्कटिका. ओके, दिस इज जस्ट लाइक किडनी ना. और यहाँ पे रोन आइस शेल्फ की जो लोकेशन है वो आपको ये बॉक्स के अंदर नजर आ रही होगी. ये रोन आइस शेल्फ है और इसी के जस्ट पास में एक फिंगर शेप में A76 आइसबर्ग है जो कि टूट के अलग हो गया है. ओके. नेक्स्ट, NASA partners with ISRO to develop Earth System Observatory to address climate change with better disaster management. नासा यूएसए की स्पेस एजेंसी है और इसरो इंडिया की स्पेस एजेंसी है. इन दोनों के बीच में एक पार्टनरशिप हुई जिसके तहत ये एक ऐसी ऑब्जर्वेटरी डेवलप करेंगे जो कि क्लाइमेट चेंज को एड्रेस कर सके. यानी कि जो भी क्लाइमेट चेंज होता है उसमें कहीं ना कहीं वेदर या क्लाउड्स या फिर अर्थ के अंडरग्राउंड जो जियोलॉजी है, जो इकोसिस्टम है, उन सभी चीजों का इम्पैक्ट होता है. राइट. तो उन सभी इम्पैक्ट्स को अगर हम पहले से एड्रेस करें, पहले से पता लगाएं, तो हमें आने वाले खतरों का पता चल सकता है कि क्या आने वाली कंडीशन हो सकती है. जस्ट लाइक कहीं पे साइक्लोन आने वाला होता है तो पहले से मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट को पता चल जाता है कि जो एडवर्स कंडीशन है, जो प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ रहा है, क्रिएट हो रहा है, उससे पता लगाते हैं कि यहाँ पे साइक्लोन आने वाला है और वो किस स्पीड का होगा, किस इंटेंसिटी का होगा. उसी तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए नासा और इसरो मिलकर एक अर्थ ऑब्जर्वेटरी बनाएंगे जिसका नाम रखा जाएगा नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार. सिंथेटिक अपर्चर रेडार, इन शॉर्ट निसार, क्योंकि रेडार का यूज किया जाएगा इन सभी चीजों को ट्रैक करने के लिए. इमेज में आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे अर्थ के आसपास काफी सारी ऑब्जर्वेटरीज ऑलरेडी हैं और कुछ और ऑब्जर्वेटरीज भी यहाँ पे रिलोकेट की जाएंगी. नेक्स्ट, सुबोध कुमार जायसवाल इज अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर ऑफ CBI.
मई 25, 2021 को फॉर्मर महाराष्ट्र डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी डीजी सुबोध कुमार जायसवाल को डायरेक्टर ऑफ सीबीआई अपॉइंट किया गया। तो एग्जाम ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली फॉर वनडे एग्जाम। इफ यू आर गिविंग, सीबीआई के डायरेक्टर जनरल प्रेजेंट में कौन होंगे? सुबोध कुमार जायसवाल। और इन्हें अपॉइंट किया गया एक हाई पावर्ड कमिटी के द्वारा, जिसमें प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना और कांग्रेस लोकसभा फ्लोर लीडर अधीर रंजन चौधरी शामिल थे। ये पहले से डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF के भी डीजी रह चुके हैं, एंड ही हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर ऑफ CBI फॉर 2 years. So his tenure will be 2 years. Let's move forward. India's GDP estimate for financial year 2022 to 9.2% has been revised by Barclay. बार्कले एक कंपनी है जिसने पहले इंडिया की जीडीपी 10% बताई थी और अब 0.8% कम करके उसका एस्टिमेट 9.2% कहा गया है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो भी हमारा कोरोना की सेकेंड वेव, कोविड इन्फेक्शंस और कोविड पैंडेमिक के चलते जो भी लॉकडाउन की प्रोसेस हुई और इकोनॉमी को एक थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला, उस वजह से हमारी जीडीपी यहाँ पे कमजोर हो गई है, जस्ट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ सेकेंड वेव ऑफ कोविड इन्फेक्शन। तो यहाँ पे बार्कले जो है एक ब्रिटिश ब्रोकरेज कंपनी है जिसने ये कहा था पहले कि 10% होगी इंडिया की जीडीपी, लेकिन अब उन्होंने 9.2% कहा है। व्हाट एग्जैक्टली इज जीडीपी? सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट is money and it is a monetary measure of all the market value of final goods and services produced in a specific time period. अब यहाँ पे बात करना है हमें कि जीडीपी में एग्जैक्टली क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक, डोमेस्टिक यानी कि घरेलू, यानी हमारे इंडिया के बाउंड्री में किसी एक फिस्कल ईयर के अंदर जो कुछ प्रोड्यूस किया जाएगा वो सब हमारे जीडीपी में इंक्लूड होगा। लेकिन इंडिया के लोग अगर किसी दूसरे कंट्री में रहकर अर्न कर रहे हैं तो वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा। यानी हमारे इंडिया के बाउंड्री के अंदर जितना कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे वो गुड्स है या सर्विसेज है, उनकी फाइनल वैल्यू को हम जीडीपी कहते हैं। ओके, सो आई होप कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ICICI बैंक became the first in India to link UPI ID to its pockets डिजिटल वॉलेट। आप लोग यूज करते होंगे यूपीआई आईडी, मैक्सिमम लोग गूगल पे, फोन पे और अपनी जो इंटरनेट बैंकिंग है उसे यूज करते हैं। तो आप सभी को पता है किस तरह से यूपीआई के थ्रू हम फंड्स का ट्रांसफर कर सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आईसीआईसीआई बैंक ने एक ऐसा यूपीआई पॉकेट लॉन्च किया है जिसमें आपका अगर अकाउंट नहीं भी है, आपके सेविंग अकाउंट ना होते हुए भी आप सिर्फ उसके पॉकेट में पैसे रख सकते हैं, डिजिटल वॉलेट में पैसे रख सकते हैं और उस वॉलेट से मनी ट्रांसफर इजीली कर सकते हैं बिना किसी बैंक अकाउंट के। Okay, so it allows customer to undertake UPI transaction from their UPI wallet instead of their saving account. आपको सेविंग अकाउंट का यूज यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप वॉलेट में पैसे रखिए और उसी से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको किसी बैंक डिटेल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी कि आप पहले आईसीआईसीआई बैंक में अपना अकाउंट खोलें, वहां पे बैंक डिटेल डालें, उसके बाद आप वॉलेट जनरेट कर सकते हो। तो ऐसा कुछ भी जरूरी यहाँ पे नहीं होगा। अब एग्जैक्टली यूपीआई क्या है? तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, ये एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जिसे नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया ताकि इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन इजी तरीके से हो सके। इसे रेगुलेट कौन करता है? तो रेगुलेट करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, सो रिमेंबर, बनाया किसने? एनपीसीआई ने। और रेगुलेट कौन करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। फिल मिकेल्सन wins 2021 PGA championship to become oldest major winner in golf history at 50. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि फिल मिकेल्सन ने एक रिकॉर्ड तोड़ा है जो कि पहले अमेरिकन जूलियस बोरोस के पास था।
उन्होंने ये चैंपियनशिप जीती थी 48 इयर्स की एज में, और फिल मिकेल्सन ने उनका रिकॉर्ड तोड़कर 50 इयर्स की एज में गोल्फ की ये चैंपियनशिप जीती है और नया रिकॉर्ड कायम किया है। तो आपको याद रखना है मिकेल्सन का रिलेशन किस गेम से है, तो गोल्फ, ओके। और ये ओल्डेस्ट प्लेयर है चैंपियनशिप जीतने वाले। आगे बढ़ते हैं। कर्नल पंजाब सिंह वीर चक्र अवॉर्डी पास्ड अवे एट 79। वीर चक्र अवार्ड क्या है? इट इज एन इंडियन वेलिएंट अवार्ड presented for acts of bravery in the presence of enemy on the battlefield। तो ये ब्रेवरी के लिए दिया जाता है जब भी किसी युद्ध में लड़ाई करते हैं लोग और वीर गति को प्राप्त होते हैं, उन लोगों को वीर चक्र अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 26 जनवरी 1950 में, 26 जनवरी 1950 आफ्टर इंडिपेंडेंस। बात करें कर्नल पंजाब सिंह की, तो ये 1971 वॉर के एक वेटरन लीडर रहे थे, लीडर या हम कहें कि उस समय के सिपाही रहे थे, और इनकी अभी डेथ हो गई है। इन्हें वीर चक्र मिला था ऑपरेशन कैक्टस लिली के लिए, जब इन्होंने 9 पाकिस्तानी अटैक्स को झेला 2 नाइट तक, और इन्हें हीरो ऑफ पूंछ भी कहा गया। पूंछ जगह है जम्मू कश्मीर के पास, तो वहां इन्होंने 2 रात तक पाकिस्तानी अटैक्स को झेला और बहादुरी के साथ लड़ाई की, और पाकिस्तान के खिलाफ जो ऑपरेशन था उसका नाम था ऑपरेशन कैक्टस लिली। सो यू शुड रिमेंबर दिस ऑपरेशन ऑल्सो। He was born on 15th Feb 1942 and he was commissioned into 6th Battalion, the 6th Sikh Regiment on 16 December 1967. So this is it for him. Next, Aditya Gupta's 7 Lessons from Everest is recently released. First, you should remember that Lessons from Everest, it is a book written by Aditya Gupta. What's special about the book? बुक स्पेशल इसलिए कि इसमें एवरेस्ट की जो पूरी जर्नी है, उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो इन्होंने शेयर किए हैं, तो वो सारी चीज़ें पढ़ी जा सकती हैं। लेकिन खास बात ये है कि इस बुक को अभी इस समय रिलीज इसलिए किया गया है कि इससे जो भी फंड आएगा उसमें से 1 करोड़ रुपए कोविड रिलीफ के लिए ये डोनेट करने वाले हैं। द इनिशिएटिव इज इन कोलैबोरेशन विद चाइल्ड राइट्स एंड यू, CRY. It aims to support a total of 3,272 children. And Aditya Gupta is also the founder of the Rug Republic, यानी TRR के फाउंडर है ये, और CRY के साथ मिलकर इन्होंने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। तो काफी अच्छा इनिशिएटिव है। 1 करोड़ का फंड रिलीज होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आप सभी को याद होगा कल बुद्ध पूर्णिमा का दिन था। बुद्ध पूर्णिमा यानी कि बुद्ध की जयंती मनाई जाती है वैशाख मंथ में। बात करें अगर बुद्ध जी की, तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन होती है और वैशाख मंथ में होती है। सिद्धार्थ जो कि गौतम बुद्ध हैं, उनके बचपन का नाम है सिद्धार्थ, इनकी जन्म जयंती को सेलिब्रेट किया जाता है, और इस साल 2583rd एनिवर्सरी बुद्ध की मनाई गई। टीचिंग्स ऑफ बुद्धा के बारे में अगर हम बात करते हैं, बुद्धिज्म की फिलॉसफी क्या है, तो इन्होंने धर्म फर्स्ट व्हील ऑफ धर्म बताया और एक्सप्लेन किया कि किस तरह से हम इस जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकल के और सैल्वेशन को प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध ने कभी भी ये नहीं कहा कि भगवान नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि देयर इज समथिंग सुपर नेचुरल पावर, और हम पर्सनल गॉड में बिलीव नहीं कर सकते कि हमारे भगवान ये है, आपके भगवान ये है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा देयर इज समथिंग सुपर नेचुरल पावर एंड दैट इज बिलीफ। बिलीफ ही सबसे बड़ी पावर है। अगर हम अपने आप को जानते हैं, अपने आप को जानने में अपना टाइम स्पेंड करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो उससे हमारे अंदर का ज्ञान जागृत होगा, एनलाइटमेंट हमें आएगा, और वही सच्चा ईश्वर है। यानी खुद को जान लेना ही भगवान को पाने के बराबर है। ये बेसिकली बुद्धा की टीचिंग थी, और बुद्ध के बारे में सभी नॉलेज के लिए या जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो जानने के लिए आप एजुनाचल के फेसबुक पेज पर वीडियो देख सकते हैं। वहां पे डिटेल में बुद्ध और उनकी फिलॉसफी के बारे में बताया गया है। So this is it for today. Thanks for watching. We will be back soon. Thank you so much.